दहाड़ से दरवाजा खोलता वो अंदर दाखिल हुआ, जबकि वो मजे से अभी अभी शॉवर लेकर निकली थी। पिंक बाथ में वो नाजुक सी लड़की किसी को भी पल में अपना खरीदार बना सकती थी, लेकिन घर में रहने वाले अरमान शिराजी उसी लड़की से सख्त खार खाता था, जो उसकी माँ के दूसरे शौहर की पहली बीवी की औलाद थी। क्या बेहुदा है ये, कमीज नहीं है तुम्हें किसके रूम में जाने से पहले इजाजत तलब करने की। वो गुस्से से आग बगोला होने लगी। उसका मन मोहना सफेद चेहरा इस वक्त गुस्से की शिद्दत से इंतहाई लाल हो गया था। मैं तुम इस काबिल हो कि मैं तुमसे किसी किस्म की इजाजत तलब करूं? वो भी कहरबार नजरों से उसे घूरते हुए बोला। उसके लिए लड़की कोई मायने नहीं रखती थी, फिर ये किसी भी रूप में सामने खड़ी हो जाती। अरमान शिराजी को बुरी ही लगती। निकलो अभी इसी वक्त मेरे कमरे से। उसे चुटकी बजाते दरवाजे का रास्ता दिखाते मजीद तेज दिला गई। तुम्हारे कमरे में आना तो दूर की बात, मैं देखना भी अपनी तौहीन समझता हूँ। वो 2 कदम के फासले पर खड़े होते दबा दबा दहाड़ा। फिर यहाँ क्या लेने आए हो? उस सीने पर बाजू बांधे हुए तंज बड़े लहजे में बोली। ये तुम्हारे साइन है इस फाइल पर। वो एक फाइल उसके सामने टेबल पर पटक गया। जाविया के माथे पर बल पड़े। तुम अपने अंदाज को थोड़ा धीमा रखो, भूलो मत, इस कंपनी की मालिक मैं हूँ, जाविया खावर इलियास, और तुम सिर्फ एक मुलाजिम। सख्त गोरी से उसे नवाजते हुए फाइल उठाकर उसे खोलकर पढ़ने लगी। जिसे पढ़ते उसके चेहरे के जाविये बिखरे। मैं कौन हूँ कौन नहीं, इसे एक तरफ रख दो। तुम क्या हो? सिर्फ एक दस्तक करने वाली हेड, जिसे ये तक मालूम नहीं कि वो कागज पर क्या दस्तक कर रही है। अरमान, माइंड योर लैंग्वेज। वो गुस्से से आगे बढ़ी। ये फाइल गौर से पढ़ो मिस जाविया। नॉर्थ हेल्प होटल का प्रोजेक्ट है, जिसकी बुनियाद मुकम्मल होने से पहले ही जमीन बोस हो गई। 3 मजदूर शदीद जख्मी हैं, एक की हालत नाजुक है, और इस सब का आगाज तुम्हारे एक साइन से हुआ। क्या तुम्हें एहसास है क्या हो चुका है? वो दांत पे दांत जमाते बरतते हुए बोला। मैंने वो फाइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की मंजूरी के बाद साइन की थी। मेरे सामने कोई नुक्स रिपोर्ट नहीं हुआ था, वो भी अब इसकी बार थोड़ा सा ऊंची थी। ये छोटी बात ना थी, ऐसा पहली बार हुआ था कि इनका कोई प्रोजेक्ट यूं उनको ले डूबने वाला था। बस हो गया काम, उन्होंने ओके कर लिया, और तुमने एक बार भी चेक नहीं किया कि आया वो सब ठीक है या नहीं। सिर्फ दस्तक कर देने से तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है क्या? वो बुरी तरह भड़का था। तुम जिस कुर्सी पर बैठे हो वो फैसलों की कुर्सी है, माफिया मांगने की नहीं। उसकी बात पर जाविया ने उसे घूरा। मैं गलत नहीं हूँ समझो तो? शायद टीम से कहीं चूक हुई होगी, मैं खुद चेक। चूक? उसके बाद काट क्या? चूक बिल्डिंग के प्लान में नहीं हुई जाविया, चूक तुम्हारे घरों में हुई है। तुमने वो मटेरियल अप्रूव किया जो वाज़ेह तौर पर नाकिस था, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें लगा कि कुछ गलत नहीं हो सकता। द ग्रेट बिजनेस वुमेन जाविया खावर इलियास, जाविया बिल्डर की मालिक, गुरूर की मलका। अब तुम हद से बढ़ रहे हो अरमान। मेरे कमरे में खड़े होकर तुम मुझे यूं बातें नहीं सुना सकते। और रही बात इस प्रोजेक्ट की, मैं खुद देख लूंगी कि किसकी गलती है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, गलती हो चुकी है जाविया। अब सिर्फ ये बचा है कि तुम इसे तस्लीम करो, वरना अगली बार वो जमीन में नहीं गिरेगी, तुम्हारी कंपनी की साख गिरेगी, जिस पर तुम्हें बड़ा मान है। वो मान टूटेगा, साथ खावर अंकल भी टूट जाएंगे। वो सरनफी में झटकता हुआ बाहर निकल गया, जबकि जाविया ने वो फाइल गुस्से से टेबल पर पटकी। उसकी सांस तेज हो चुकी थी, होठ सख्ती से भींच गए। उसके अंदर की लड़की जो हमेशा परफेक्ट रहना चाहती थी, आज पहली बार किसी ने उसके अंदर के चेहरे के आगे आईना रखा था, मगर वो आईना अभी देखने की हिम्मत नहीं रखती थी। वो तैयार हुई फौरन ऑफिस के लिए निकली। कुछ ही देर में एक चमचमाती स्याह एसयूवी कांच की तरह चमकती इमारत के सामने रुकी। दरवाजा खुला तो जाविया इलियास आहिस्ते से बाहर निकली। सुनहरी पीच कलर की सिल्क ब्लाउज, नेवी ब्लू पेंसिल स्कर्ट और टखलों तक आती बड़ी हील्स, आंखों पर बड़ी स्याह कोची की सन ग्लासेस लगाए, बाल पीछे की तरफ बांधे हुए उस वक्त कातिल हसीना लग रही थी। वो यूं ही एक निगाह इर्द गिर्द दोहराती सर्द और मगरूर अंदाज में आगे बढ़ी। उसका हर कदम हर अंदाज बता रहा था कि वो इस अंपायर की शहजादी है, लेकिन इस बार अंदर कुछ बदला हुआ था, बस इसे खुद नहीं मालूम था। सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाजा खोला। गुड मॉर्निंग मैम। उसने हल्की सी गर्दन हिलाई और कुछ कहे बिना इमारत में दाखिल हुई। हर तरफ चेहरे पर तनाव और खामोशी की लकीरें थी। जहां जहां से भी गुजर रही थी, अमला सर झुकाए आंखों से उसे सलाम कर रहा था। नॉर्थ हिल हादसे ने पूरे स्टाफ पर सन्नाटा तारी कर दिया था। जाविया सीधा साइड ऑफिस पहुंची, जहां वो शख्स होना चाहिए था, सुपरवाइजर, वही जिसकी मंजूरी पर जाविया ने साइन किए थे। उसने मेज पर पड़ी फाइलें खोली, रिपोर्ट, सिटी नोट्स, साइन शुदा लेटर, सब कुछ सामने था, सिवाय उस शख्स के। अदील कहाँ है? सवाल दागा। मैम आज आया नहीं, असिस्टेंट ने नजरें नीचे रखते हुए जवाब दिया। मैम वो सुबह से गायब है, फोन भी बन जा रहा है। जाविया का चेहरा जर्द पड़ गया। एक लम्हे को लगा सांस लेना भूल गई है। हाथ में पकड़ी फाइल लड़कर गिरने ही वाली थी। फाइल उसने जोर से मेज पर पटकी। उसकी निगाह दोबारा उस फाइल पर पड़ी। वो दस्तखत उसके नाम के उस लाइन पर बेध्यानी से किए गए थे। एतमाद पर शायद लापरवाही के निशान।
آج تک وہ ہر دستخط کو اختیار سمجھتے رہے، مگر پہلی بار وہ انہیں بوجھ کی طرح دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی گونجنے لگی۔ زاویہ کے دماغ میں ارمان کی باتیں گونجی۔ یہ فائل پڑھو، نارتھ ہل ہوٹل، جس کی بنیاد کھولنے سے پہلے ہی بیٹھ گئی، اور اس سب کا آغاز تمہارے دستخط سے ہوا۔ اس نے آنکھیں زور سے بند کی، جیسے آواز کو دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر آواز اب اندر سے آ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے سر جھکایا۔ میں نے غلطی کی، اور میں نے اسے دیکھا بھی نہیں۔ ایک ہلکا سا جھٹکا محسوس ہوا، جیسے دل نے اپنے بوجھ کا اعتراف کیا ہو۔ زاویہ نے فائل کو دوبارہ بند کیا، فولڈر ہاتھ میں لیا، مگر اب ہاتھ مضبوط نہیں تھے۔ آج پہلی بار اسے اپنا وقار کمزور ہوتا ہوا محسوس ہوا، اور یہ اس کا پہلا سچ تھا۔ ارمان بہت مشکل سے سارا معاملہ سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا، پر ابھی بھی وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر پا رہا تھا۔ زاویہ کی چھوٹی سی لاپرواہی کی وجہ سے اسے سخت مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور صرف اس کی ضد کی وجہ سے یہ سب کر رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کافی اس طرح کے کام کیے، لیکن وہ سب سنبھال لیتا تھا، پر اس بار اس نے نہیں سنبھالا جا رہا تھا۔ اوپر سے زاویہ کی ہٹ دھرمی اور تکبر آسمان کو چھو رہا تھا، جس سے ارمان کا غصے کا گراف مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے فون پر مسٹر خاور الیاس کو کرنٹ سچویشن کے بارے میں بتایا تو ازحد پریشان ہو گئے۔ انہیں زاویہ سے اس قسم کی امید نہیں تھی، پر وہ اپنی ضدی پن سے کمپنی کو اچھا خاصا لاس کروا چکی تھی، جس کا اب انہیں بھگتنا تھا۔ زاویہ خاموشی سے خاور الیاس کے اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ وہ اس کمرے کو بچپن سے جانتی تھی۔ کتابوں کی وہی پرانی مہک، گہرے رنگ کی الماریاں، اور کرسی پر بیٹھے بابا ہمیشہ مضبوط، مطمئن اور پرسکون دکھائی دیتے تھے، مگر آج ان کے چہرے پر عجیب طرح کی سنجیدگی چھائی تھی۔ زاویہ نے آہستگی سے قدم اندر رکھے، دل جیسے سینے سے باہر آنے کو بے قرار تھا۔ وہ باپ کے چہرے کو نہیں دیکھ پا رہی تھی، یہ شاید دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی ساری زندگی، اس کی کامیابیوں، اس کے فیصلے، یہ سب اسی چہرے کی خوشی میں پروان چڑھے تھے۔ آج وہ روشنی مدم لگ رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ زاویہ، ان کی مدم آواز سنتی وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی اور خاموشی سے ایک چیئر پر بیٹھ گئی۔ نارتھ ہل ہوٹل کیا تم جانتی ہو؟ وہ پروجیکٹ ہماری کمپنی کے پچھلے 3 سال کا سب سے نمایاں منصوبہ تھا۔ ان کی آواز ابھی مدم تھی۔ جی بابا، مگر کیا؟ اس کی بات کاٹ کے، 3 مزدور زخمی ہے، ایک موت سے لڑ رہا ہے، کمپنی کا اعتماد متزلزل ہوا، میڈیا سوال اٹھا رہا ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ مگر؟ وہ اپنا رخ پھیر گئے۔ بابا، میں نے انجینئرنگ ٹیم کی منظوری پر دستخط کیے تھے، میں نے خود سے کچھ منظور نہیں کیا ہے، وہ دل گرفتہ انداز میں بولی۔ زاویہ، کمپنی چلانا صرف سائن کرنا نہیں ہوتا، تم سی ای او ہو، ہر دستخط تمہارا وعدہ ہوتا ہے، تمہارا ہر فیصلہ صرف کمپنی ہی نہیں، میرا نام بھی سنبھالے ہوئے ہے۔ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں رہا بابا؟ وہ دکھی ہوئی۔ اعتبار ہے بیٹا، شاید اسی لیے آج مایوسی بھی ہوئی۔ تمہاری تربیت میں کوئی کمی نہ تھی، نہ تعلیم میں، لیکن کبھی کبھار ضد قابلیت پر سایہ ڈال دیتی ہے۔ ان کے دکھی انداز پر کہنے پر زاویہ کی پلکیں بھیگنے لگی۔ آپ نے ہمیشہ ارمان کو برا سمجھا، اسے نیچا دکھایا، پر جانتے ہیں آج وہ کیا کر رہا ہے؟ ہماری کمپنی کی خاطر اس وقت وہ ڈھال بن کے کھڑا ہے، سب کچھ ہینڈل کر رہا ہے۔ کس کی خاطر؟ میرے لیے، تاکہ میرا نام خراب نہ ہو، زاویہ بلڈرز کا نام خراب نہ ہو۔ ارمان کا ذکر کرتے اس کے لہجے میں پیاری پیار تھا، جو زاویہ کو بری طرح چبھا۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے چہرے پر سختی سجا گئے۔ اور جہاں تک ارمان کی کمپنی کے فیصلے لینے کے حوالے سے جو بات ہے، تم اسے یہ اعتبار میں نے سونپا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سائٹ اینڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے۔ وہ ہر پروجیکٹ کی بنیاد، مٹیریل اور تعمیراتی مراحل کی رپورٹنگ کا ذمہ دار ہے، اور یہ حق اسے میں نے دیا ہے۔ انگش شہادت کی انگلی اپنے سینے پر رکھے ہوئے بولے، کیونکہ وہ صرف ایک ایماندار انجینئر نہیں، بلکہ میرا منتخب کردہ میرا بیٹا ہے، جس پر مجھے اعتماد ہے جتنا تم پر ہے۔ ان کا ارمان کی اتنی سائڈ لینا زاویہ کو سخت ناگوار گزرا۔ دوسری بیوی کی اولاد، جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس کے لیے اپنی سگی اولاد کو اتنا سنا رہے ہیں۔ بابا، آپ جانتے ہیں اسے کتنا سخت لہجے میں بات کرتا ہے۔ وہ جانے انجانے میں شکوہ شکایت کرنے لگی۔ آج صبح بھی سیدھا کمرے میں گھسایا بنا دستک کیے۔ وہ اپنے باپ کو اس سے بدگمان کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جانتا ہوں، میری اجازت سے کیا تھا۔ وہ آج آپ کے روم میں فائل لے کر، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ آپ کو نیچا دکھا سکے، بلکہ وہ اس لیے گیا تھا کہ کمپنی کا وزن اکیلے آپ کے کندھوں پر نہ رہے، اور یہ سب آپ ثابت کر رہا ہے۔ آپ کا پھیلایا ہوا رائتا وہ سنبھال رہا ہے۔ ان کے لہجے میں فخر بول رہا تھا۔ اب زاویہ کو اپنا وہاں مزید رکنا بیکار ہی لگا۔ روم میں آتے وہ ارمان کے متعلق سوچنے لگی۔ بابا کی نظر میں تو وہ اپنا مقام بڑھا گیا تھا۔ اف، کیسے اس غسیلے بددماغ ماغستان کو یہاں سے نکالوں، یہ تو بابا کے اور نزدیک ہو گیا، ایڈیٹ۔ وہ کافی اپسیٹ تھی، لیکن اپنی غلطی پہ نہیں۔ حادثے کے فوراً بعد ارمان نے زخمی مزدوروں کو ہسپتال بھجواتے، سائٹ کو سیل کرنے اور بلڈنگ کے ڈھانچے کا جائزہ لینے کے لیے اپنی ٹیم متحرک کر دی۔ اس نے ناقص مٹیریل کی سیمپلز محفوظ کروا کر فوراً لیب بھیج دیے، اور فوری طور پر متعلقہ سب کریکٹرز کے خلاف شکایت درج کرائی، تاکہ زاویہ پر کوئی بات نہ آئے۔
2 दिन के अंदर अंदर वो गायब शख्स साइट सुपरवाइजर की कंपनी को सीसीटीवी और फोन लोकेशन के जरिए ट्रेस करवाकर वापस बुलवा चुका था। अरमान ने आला सतह पर मीटिंग बुलवाई, तमाम शवाहिद, रिपोर्ट्स और गवाहियां तरतीब देकर खावर इलियास को पेश की। खावर साहब ने न सिर्फ अरमान की कार्रवाई को सराहा बल्कि उसके आइंदा तमाम प्रोजेक्ट की सेफ्टी और क्वालिटी पर मुकम्मल इख्तियार दे दिया। उन्हें अरमान की काबिलियत पर पूरा फख्र था, जिसकी वजह से जाविया को कोई वजाहत देने की जरूरत पेश न आई। सारा मसला उसूलों से हल हो चुका था और अरमान और बगैर शोर किए सब कुछ कर चुका था जो असल लीडर करता है। दरवाजा तेजी से खुला, जाविया तेज कदमों से अंदर दाखिल हुई, आंखों में चिंगारियां, सुर्ख और सांस उखड़ा हुआ था। अरमान पहले से वहां मौजूद था और फोन पर खावर साहब की तरफ से जमा कराई गई रिपोर्ट्स की फाइनल रिपोर्ट्स ले रहा था। तो ये सब तुम्हारा प्लान था ना, मुझे इस साइड लाइन करने का? जाविया की आवाज पर अरमान के माथे पर बल बढ़े। बाबा के सामने तुमने हीरो बनकर दिखाया और मैं अहमक लोगों, बेवकूफ, लापरवाह। वो अपना सारा गुस्सा अब उस पर निकाल रही थी। अरमान ने पुरसुकून अंदाज में उस पर निगाह डाली। मैंने वही किया जो मेरी जिम्मेदारी थी जाविया, मसला अगर तुम्हारी अना है तो मेरी तरजीह नहीं। उसके पुरसुकून अंदाज पर जाविया गुस्से से आगे बढ़ी। मेरी अना की तो तुम बात ही मत करो। तुमने मेरे साइन का जो डिंडोरा पिटाया है वो मुझे बदनाम करने के लिए काफी है। मुझे तुम सिर्फ बताओ, तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम मेरे बाबा को बताओ कि मैं नाअहल हूँ। अरमान की आंखों में अब सख्ती दर आई। वो अब इस पर अपनी सोच के मुताबिक इल्जाम तराशी कर रही थी। मुझे कोई शौक नहीं है किसी को भी कुछ कहने का, और एक बात तुम अच्छे से समझ लो, तुम्हारे साइन से 3 मजदूर जख्मी हुए, एक की रीढ़ की हड्डी टूट गई। जाविया अगर ये नाअहली नहीं तो क्या है? मैंने क्या जानबूझ के दस्तखत किए? मैंने किसी को मरता नहीं देखा और तुमने इन सब का फायदा उठाया, बाबा को मुझसे बचन किया। गुस्सा के बावजूद जाविया की आवाज पर आ गई, मगर वो पीछे ना हटी। तुम खुद को बचाने के लिए सब पर इल्जाम लगा सकती हो, मगर हकीकत एक ही रहेगी कि तुमने साइन किए थे बगैर पढ़े, और जब मैंने तुम्हें वार्न करने की कोशिश की तुमने सुनना भी गवारा न किया। अरमान का लहजा अब की बार सख्त हो गया। जाविया की आंखों में नमी तैर गई तो इसलिए नजरें चुरा ली। तुम हमेशा सही बनने की कोशिश करते हो क्योंकि यू आर मिस्टर परफेक्ट, हर गलती से मुबरा। और कभी सोचा है तुम जैसे लोग अपनी अकल के गुरूर में दूसरों को जब कमतर समझते हैं तो अल्लाह को ये गुरूर पसंद नहीं। और वो इसकी समझदारी का ताना दे रही थी। अरमान ने गहरी सांस भरी। मैं तुम्हें नहीं समझा सकता जाविया, यू आर इम्पॉसिबल। मैं कमतर या बदतर का फैसला कभी नहीं करता, मैं हमेशा वही करता हूँ जो सही होता है। अब चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, वो तुम्हारा मसला है। उसकी बात पर जाविया ने रुख फेरा। दरवाजा खोलो या फिर रुके, और अरमान की जाने देखा। तुम कामयाब हो गए अरमान, बाबा के लिए जाविया अब कहीं भी नहीं है। अब वो तुम्हें ज्यादा सुनने लगेंगे। मुबारक हो बहुत, तुम जीत गए। वो चेहरे पर जख्मी मुस्कान लिए उसे देखती चली गई, जबकि अरमान उसकी अकल पर अफसोस करता रह गया। कुछ दिन बाद पूरा हाल बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। छत से लटकते फानूस, महंगे फर्श पर बिछे रेड कारपेट और हर तरह शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन की मौजूदगी में जाविया बिल्डर की कामयाबी का सबूत दे रही थी। दरवाजा खुला, जाविया अंदर दाखिल हुई। सफेद और सुनहरी इम्तिजाज की तंग सी साड़ी, जिसका पल्लू नाजुक अंदाज में कंधे पर रखा था, बाल नीम खुले, डायमंड सेट पहने और चेहरे पर मगरूर चमक लिए वो एक तारा ना निखात सब जानिब दोहरा रही थी। पूरा हाल जैसे कुछ लम्हों को साकित हुआ। एक तरफ खड़ा रयान मलिक, एक मारूफ और फैशनेबल बिजनेसमैन, मशरूब का गिलास हाथ में लिए मुसलसल जाविया को तके जा रहा था। उसकी आंखों में सरापाए सताइश झलक रहा था। दूसरी तरफ अरमान ने यह मंजर देखा। जाविया की ड्रेसिंग उसकी खूबसूरती को इस कदर नुमाया कर रही थी कि वह एक लम्हे को रुक सा गया, पर यह असर कुछ देर का था। वो नजरें फेर चुका था, जैसे उसे कुछ महसूस न हुआ, मगर उसके हाथ की गिरफ्त गिलास पर सख्त हो गई। जाविया ने भी रयान की नजरें खुद पे महसूस की, मगर वो अरमान की तरफ नजर फेर के हल्की सी चुपती हुई मुस्कुराहट देकर आगे बढ़ी। खाबर साहब स्टेज के करीब खड़े थे। उन्होंने जाविया को आते देखा तो मुस्कुराए, लेकिन उनके पास से गुजरती सीधा अरमान की जाने पड़े और उसका कंधा थपथपाया। वो धीमा सा मुस्कुराया। अरमान बेटा, आज की ये कामयाबी तुम्हारी समझदारी और मेहनत का नतीजा है। मुझे तुम पर फख्र है। जाविया के चेहरे की मुस्कुराहट एकदम मदम पड़ गई। आओ मेरे साथ, तुम्हें वीआईपी गेस्ट से मिलवाओ, ताकि उन्हें भी पता चले कि तुमसे बेहतर कंपनी की नुमाइंदगी कोई नहीं कर सकता। जाविया ने दूर से ये सब देखा, सो यूं महसूस हुआ जैसे उसका दिल किसी ने मरोड़ के रख दिया था। उस स्टेज से कुछ फासले पर खड़ी रही। किसी ने आकर उसे सलाम किया तो उसने बस सर हिलाने पर इक्तफा किया, जबकि नजरें अरमान पर जमी थी। हेलो मिस जाविया, आज की शाम तो आपकी खूबसूरती पर रश्क कर रही है। उसकी बात सुनते हुए एक अदा से मुस्कुराई। रश्क या नजरों की बेअदबी? उसकी बात पर वो खसियाना सा हंसा। आपका इत्मीनान ही सबसे महंगी चीज है यहाँ मिस जाविया। जाविया की नजर एक बार फिर अरमान पर पड़ी, जो खाबिर साहब के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था।
मगर उसके चेहरे पर जाविया के लिए कोई तासुर नहीं था, जैसे वो वहां हो ही ना। जाविया की आंखों में फिर वही पुराना चुभता हुआ एहसास उभरा। न जाने क्यों उसकी नजरें खुद पर दिखना चाहती थी। उसने सर झटका, क्या मैं वाकई उसके किए पर बेअसर हो चुकी हूँ? दिल ही दिल में वो सोचती वहां से हट गई, क्योंकि वो तो अब बाप के लिए भी शायद अहम नहीं रही थी। रेयान मलिक, जो कि मुसलसल जाविया के आसपास मंडला रहा था, आखिरकार हरकत में आ गया। वो हाथ में कोल्ड ड्रिंक लिए जाविया के करीब आया और एक लम्हे में ठंडी कोल्ड ड्रिंक जाविया की साड़ी पर गिरा दी। सुनहरी साड़ी का कपड़ा शाबूर होकर चमकने लगा। ओ सॉरी। जाविया की आंखों में गुस्से की लहर उभरी। दिमाग खराब है तुम्हारा? अंधे हो क्या? वो दबा दबा से चिल्लाई थी, जबकि रेयान ने फौरन झुक के फिर से माजरत की। ओ नो यार, इतना भी बुरा नहीं मैं, वाकई माजरत चाहता हूँ, आओ मैं हेल्प कर दूं। वो पेशकश कर रहा था। रहने दो, जाविया ने दांत पीसते हुए कहा और गुस्से से रुख मोड़कर तेजी से बाथरूम की जाने पड़ गई। जाविया आईने के सामने खड़ी टिश्यू से अपनी साड़ी की तह साफ करने की कोशिश कर रही थी। चेहरे पर उलझन, बेचैनी और गुस्सा नुमाया था। तभी दरवाजा धीरे से खुला और रेयान मलिक अंदर दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर लिया। तुम पागल हो? दरवाजा क्यों लॉक किया? और लेडीज वॉशरूम में तुम क्या कर रहे हो? वो पलटते हुए साड़ी दुरुस्त करते हुए बोली, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ जाविया, लेकिन तुम्हें इतना गुस्सा भी नहीं होना चाहिए था। तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा। रेयान मलिक, जोया ने घूर कर पीछे हटने का इशारा किया। दरवाजा खोलो भी। उसके नजदीक आया, हंसी दबाते उसे एक आंख विंक की। ओ कम ऑन यार, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, इतनी मगरूर मत बनो, सभी चाहते हैं तुम्हें, और मैं भी। उसका हाथ थामने लगा कि अगला ही लम्हा एक जोरदार चटाक की आवाज से लर्ज गया। जाविया का थप्पड़ रेयान के चेहरे पर पड़ चुका था। वो हैरानी से उसे देख रहा था। आइंदा मेरे करीब आए ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। वो इंतहाई गुस्से से आगे बढ़ती दरवाजा खोलकर बाहर निकली। उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी ने उसे हरास करने की कोशिश की। उसकी सांस तेज और आंखें नम थी। उसने जैसे ही कदम रखा बाहर, सीधा अरमान से टकरा गई। अरमान ने उसके चेहरे को बबूर देखा, नम आंखें, कांपती पलकें, सुनहरे बाल और साड़ी का भीगा हुआ हिस्सा। वो लब पीछे उसे देखते ही गया। जाविया, क्या हुआ है? ठीक हो तुम? जाविया ने जवाबन खामोश रहा, जबकि उसके लब थरथरा रहे थे। उसी पर इसके पीछे बाहर निकलते रेयान मलिक को देखकर अरमान के चेहरे के अजलात तन गए। रेयान के चेहरे को मुस्कान निछवा। अरे आप भी यही मिस्टर अरमान शराजी? मैं तो बस मिस जाविया को हेल्प कर रहा था, उनकी साड़ी पर कोल्ड ड्रिंक गिर गई थी। अरमान ने खुद पे जब्त करते एक कदम आगे बढ़ाया और इसकी नजरें की बिजली की तरह उसे काट रही थी। हेल्प? वो भी लेडीज बाथरूम में? अरमान की आवाज सख्त थी और लहजा सर्द, जैसे बर्फ की चादर। एक बात मेरे जहन में बिठा लो रेयान मलिक, अगर तुम्हारे हाथ दोबारा हेल्प के लिए उठे तो मैं तुम्हारी उंगलियां तोड़ दूंगा। उसकी बात पर रेयान का रंग फक हुआ। ओके रिलैक्स बड़ी, आई एम गोइंग, और हैंड्स अप करता वहां से फौरन निकल गया। अरमान ने जाविया की तरफ देखा। वो अब भी कुछ कहे बगैर खड़ी थी। अरमान उसकी राहनाइयां देखकर दांत पे दांत जमा गया और अपना कोट उतारकर उसका जिस्म ढांपा। जाविया का झुका सर उठा, उसकी आंखें तखय्युर से फैली। अरमान में वो इस कदर अपनायत की उम्मीद नहीं रखती थी। वो वाकई इस वक्त कोल्ड ड्रिंक गिरे से सफेद साड़ी में आया हो रही थी और चाहकर भी उसका कोट अपने तन से दूर न कर पाई। औरत का मतलब होता है 70, यानी खुद को ढांपना। जाविया, ध्यान रखना कि मुझे नीचा दिखाते तुम खुद न गिर जाओ। उसे बहुत गहरी बात करता वहां से छोड़ता आगे बढ़ गया, फिर न जाने किस ख्याल के तहत रुक गया। चलो मेरे साथ, घर छोड़ दो। वो नहायत संजीदा था। जाविया ने खामोशी से उसके साथ आगे बढ़ना ही मुनासिब समझा। इस वक्त हॉस्पिटल के इमरजेंसी के बोर्ड तेज रोशनी में चमक रहा था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मगर अंदर का माहौल उससे ज्यादा भारी था। खाबर साहब को अचानक दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर से उनका इलाज कर रहे थे, नर्सें ढूंढ रही थी। मॉनिटर्स की पीप पीप, दवा की खुशबू और खामोशी सब मिलकर एक अंदेशे बड़ा माहौल पैदा कर रहे थे। बाहर कुर्सी पर बैठी जाविया का रो रो के बुरा हाल था। उसके चेहरे से सारे रंग उड़ चुके थे। बेतरतीब बाल और आंखें मुसलसल बहती हुई आंसू में डिगी हुई थी। वो बार बार इमरजेंसी के दरवाजे की तरफ देखती, जैसे बस मौत सा हो जाए और इसके बाबा वापस पहले जैसे हो जाए। अरमान हॉस्पिटल के कॉरिडोर की जानिब बढ़ता दिखाई दिया, कभी डॉक्टर से बात और कभी रिपोर्ट्स लेता। काउंटर से पे एक जा रहा था, जैसे वो खावर साहब का सगा बेटा हो, उनका अपना खून हो। कुछ देर बाद डॉक्टर्स बाहर आए दिखाई दिए। डोंट वरी मिस्टर खावर, आप होश में है, मगर बहुत वीकनेस है, सिर्फ किसी एक को अंदर आने की इजाजत है, सब एक साथ मिलकर मत जाइएगा। और अरमान के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे तसल्ली देते आगे बढ़ गए। अरमान ने जाविया की तरफ देखा। वो उठना चाह रही थी, लेकिन लड़खड़ा गई। तुम यहीं बैठो, मैं देख कर आता हूँ, फिर तुम अंदर चली जाना। अरमान ने उसे धीरे से कहा और इमरजेंसी के दरवाजे से आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ। खावर साहब ने कमजोरी से आंखें खोली, चेहरे पर तकलीफ, मगर आंखों में अब भी बाप वाली मोहब्बत थी। अरमान उनके पास जाकर बैठा
और धीरे से उनका हाथ थामा। बाबा कुछ मत बोलिए, आराम करें। वो जैसे इन्हें खोने से डर गया। खावर साहब ने धीरे से सर हिलाया। अरमान, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं और मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है। वो थोड़ा सा रुके, जबकि अरमान खामोशी से उन्हें सुन रहा था। उनकी आवाज रुकने लगी, मगर खावर साहब ने खुद को समेट कर बोलना शुरू किया। मेरी बेटी जाविया, वो तन्हा है, बेकाबू है, उसे किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो उसे संभाल सके। तुम अरमान उससे शादी कर लो। अचानक उनकी बात पर अरमान की आंखें लम्हे भर को साकित हुई। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी इस वक्त ये सब मुनासिब नहीं। वो उलझा। नहीं अरमान, खावर साहब की आंखें भीगने लगी। मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटे की जगह रखा, माँ के बाद तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। अब मेरी बेटी को तन्हा मत छोड़ना, वादा करो मुझसे। वो हाथ बढ़ा गया, मतलब अपनी अनायतों का आज बदला मांग रहे थे। अरमान एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके अंदर जैसे कोई जंग छिड़ने लगी थी। आंखों में नमी और चेहरे पर बेयकीनी थे। बाबा, आपको अंदाजा है कि आप कह रहे हैं? जाविया की और मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। वो मुझे नापसंद करती है। मुझे देखते ही उसे गुस्सा आने लगता है। मेरी हर बात से वो इख्तलाफ रखती है। वो बोल रहा था, जबकि खावर साहब खामोश रहे। बस उनकी आंखों में इल्तिजा थी, जिसे पढ़ता वो वापस अपनी जगह पर ढेसा गया। वो उन्हें नाराज नहीं कर सकता था। उनकी फैली हथेली पर अपना हाथ रखा। मैं सब कुछ कर सकता हूँ आपके लिए बाबा, आपकी इज्जत पर या अरमान शिराजी अपनी जान भी कुर्बान कर दे। मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। अरमान की आवाज धीमी लेकिन पुख्ता थी। खावर सरवा साहिब के चेहरे पर एकदम आसूदगी फैल गई। जाविया की आंखें सुर्ख थी, जबकि बाल अभी तक बिखरे हुए थे और चेहरा इस तरह भी कैफियत में ढला हुआ था। खावर साहब ने अपनी ख्वाहिश का इजहार उससे भी कर दिया था और उसे अपनी कसम देकर मना भी चुके थे। और अब वो अरमान के सामने खड़ी अपने अंदर उबलने वाले गुस्से को कंट्रोल कर रही थी, जो बढ़ता ही जा रहा था। तुम जानते हो ना मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? उसके माथे पर अनगिनत बल पड़े। जानता हूँ, अपने बाबा के लिए। उसके संजीदा जवाब पे जाविया ने बारी सांस ली। एक बात याद रखना अरमान शिराजी, ये निकाह सिर्फ बाबा के लिए ही है, उनके दिल का बोझ हल्का करने के लिए। इसमें मोहब्बत, रिश्ता, जिम्मेदारी, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा। अरमान ने लम्हा भर खामोशी इख्तियार की और फिर हल्का सा सर हिलाते हुए उसे देखा। मुझे कोई इतराज नहीं, जैसा तुम चाहो, क्योंकि मुझे भी बाबा की खातिर इस रिश्ते को अपनाना पड़ रहा है। उसकी बात पर जाविया ने आंखों में नमी लिए उसकी जानिब देखा। उसकी बात ने जाविया के अंदर की लड़की को झंझोर दिया था। मेरी एक शर्त सुन लो अरमान शिराजी, तुम मुझे बीवी समझने की कोशिश भी मत करना। मुझे आजादी में रहना पसंद है और मुझे आजादी ही चाहिए। मैं तुम्हारे नाम के साथ हो रही हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ कैद नहीं होना चाहती। उसकी बात सुनते अरमान ने खुश्क मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। जाविया, तुम हमेशा आजाद हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारे कभी अपने कैद में रखने की ख्वाहिश नहीं की। उसकी लापरवाही पर जाविया का दिल एक लम्हे को लरसा। उसे उसकी औकात याद दिला गया। जाविया ने रुख फेरा, आंखों से आंसू पूछे। अरमान के माथे पर बल पड़ गए। ठीक है, तो फिर बाबा के सामने ये ड्रामा भी मुकम्मल कर ही लेते हैं। कहते साथ ही वो वहां से बाबा के रूम की जानी पड़ी, जहां उन्हें शिफ्ट किया गया था। मौलवी साहब और गवाहों को बंदोबस्त करते उसी वक्त सभी खावर साहब के रूम में थे। खावर साहब कमजोरी के बायस बेड पर बैठे, चेहरे पर पुरसुकून था। उनकी बेटी अब तनहा नहीं रहेगी। जाविया सफेद शाल ओढ़े खामोश बैठी थी, आंखें नीचे किए, दिल बेहद उलझा हुआ था। जबकि अरमान सादा शलवार कमीज में पास ही खड़ा था, जिससे बहुत बड़ी जिम्मेदारी को बोझ कांधे पर ले रहा हो। मौलवी साहब की आवाज गूंजी। जाविया बिन्नत खावर, क्या आपको अरमान शिराजी वल्द अहमद शिराजी से निकाह कबूल है? एक लम्हे की खामोशी छाई। जाविया का दिल जोर से धड़का। कबूल है। तीनों बारी उसने नरम लहजे में कबूल है कहा। दूसरी तरफ अरमान ने पुरस्कून लहजे में अपना इकरार दिया। इंतजार सीधा दिल से निकलते जैसे वफादारी की मेहर लगा गया हो। दस्तखत हुए, दुआएं हुई और खावर साहब की आंखों में खुशी की आंसू भराए। उन्होंने जाविया का हाथ थामा। जाविया ने अपने बाप के पुरमुर्दा चेहरे की जानिब देखा। तुम दोनों ने मेरा दिल हल्का कर दिया, अब सुकून से इस दुनिया से जा सकूंगा। प्लीज बाबा ऐसा मत बोले। वो तड़पी थी। बाप की खुशी की खातिर उसने निकाह का गरबा बूंद पढ़ लिया था, जबकि खाबर साहब ये नहीं जानते थे कि दोनों के बीच किस शर्त पर ये निकाह हुआ है। इन लम्हात में अरमान एक तरफ होकर खड़ा हो गया। वो मुकम्मल खामोश था, पर अरमान शिराजी कल भी मजबूत था और आज भी मजबूत था। 2 दिन बाद ही खावर साहब की तबीयत काफी हद तक संभल गई। जाविया अपना आप बुलाकर उनकी खिदमत में जुटी हुई थी, जबकि बिजनेस की सारी बागडोर अरमान ने संभाल रखी थी। वो काफी हद तक बेहतर हो गए थे। नाश्ते की टेबल पर अरमान ने उनकी मेडिसिन ला के उन्हें दी। वो भी जिस कदर हो सकता था उनका ख्याल रखता था, उनकी परवाह करता था। बेटा एक बात करूं तुम दोनों से?
उन्होंने तहमीद बांधी, बेटा एक इनविटेशन आया है, दुबई में एक अहम कंस्ट्रक्शन कॉन्फ्रेंस है, हमारी कंपनी के नए इंटरनेशनल पार्टनर के साथ मुलाकात तय है और मुझे जाना है। लेकिन उन्होंने सीने पर हाथ रखा, डॉक्टर ने लंबे सफर से मना किया, तो नहीं जा सकता। तो कोई बात नहीं बाबा, हम वीडियो कॉन्फ्रेंस रख लेते हैं। अरमान ने फौरन मशवरा दिया। खावर साहब ने नफी में सर हिलाया, नहीं अरमान, ये वो मीटिंग है जो आमने सामने हाथ मिलाकर तय होती है, और इसलिए मैं चाहता हूँ तुम वहां जाओ और जाविया को भी साथ ले जाओ। नहीं बाबा, आपकी हालत ऐसी नहीं है कि मैं आपको छोड़कर कहीं भी जाऊं, आप अरमान को भेज दे, वैसे भी अब बिजनेस को तो यही देखता है ना, मैं आपके पास ही रहूंगी। और खावर साहब का हाथ थामे वो बोली, जबकि उसके लहजे में शिकवा उन दोनों ने महसूस किया था। होटल के प्रोजेक्ट की नाकामी के बाद उसने अपना पांव ऑफिस से खींच लिया था। वो किसी भी मामले में अपनी ही बोलती थी, बेटा जाविया बिल्डर्स आपके नाम है, आप सीईओ हो, आपका या मेरा, हम दोनों में से किसी एक का जाना लाजमी है, और आपको अकेले में भेज नहीं सकता, इसलिए अरमान आपके साथ जाएंगे। वो इनकी बात पर चुप सी हो गई। जाविया बेटा, जिंदगी में हर मौका हर बार नहीं आता, और अरमान के साथ तुम होगी, तुझे फिक्र नहीं होगी। जाविया ने नजरें चुराई। वो जानती थी अरमान के साथ रहने का मतलब क्या था। एक मुसलसल खामोशी, एक अनजाना सा एहसास और एक अजीब सी कश्मकश, जिसे वो अभी तक समझ ना पाई थी। बाबा प्लीज, मैं नहीं जा सकती। वो अब भी राजी ना हुई। उसकी आवाज नरम लेकिन लहजा जिद्दी था। खावर साहब ने गहरी सांस ली। अगर तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करती हो तो मेरी जगह वो प्रोजेक्ट खुद जाकर संभालूंगी। अरमान थोड़ा साथ होगा और यही मेरी मन मंशा है, मुझे सुकून रहेगा। एक लम्हे को खामोशी छा गई। अरमान ने जाविया की तरफ देखा जो अपने लब बेदर्दी से काट रही थी। डोंट वरी बाबा, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा, बस आप मेरा ख्याल रखें। अरमान के लहजे में एक ठहराव था जिसे जाविया ने भी महसूस किया। वो हमेशा पुरसुकून रहता था। जाविया ने उसे बहुत कम ही गुस्से में देखा था। शाम तक जाविया की कुपोर उनका बेटा साथ भी पहुंच गए थे। बाई की खराब तबीयत ने उन पर बहुत गहरा असर डाला था। वो बाई का पता करने आई थी, लेकिन साथ उनका बेटा एक गलत कमाश का बेटा था जो कि अरमान को एक आंख नहीं बांधा था। आपने अपना बहुत ख्याल रखना भाई, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, न जाने कितनी सांसें हैं अल्लाह ने, बस अल्लाह किसी का मोहताज न करे। उनके पास बैठते उनको सेब काटते हुए देते हुए बोली, तो धीमा सा मुस्कुराए आमीन बोले। तभी जाविया रूम में दाखिल हुई। एक साइड पे बैठा साद जो मोबाइल में गुम था, जाविया को देखा तो देखता रह गया। वो काफी अरसा बाद उसे दिख रहा था। उसका यहाँ बहुत कम आना जाना था। वो सर से लेकर पैर तक जाविया को दिखता, चेहरे पर मुस्कान सजा गया। उफ, क्या फिगर है, मामू ने ये आफत कहाँ छुपा रखी थी, मुझे क्यों न पता लग सका। वो दिल ही दिल में सोच रहा था और अब उसे जाविया के हुस्न का कुछ मजा चख रहा था, इस बात से अनजान कि वो अरमान के निकाह में थी, क्योंकि खावर साहब ने अभी बाकायदा तौर पर ऐलान नहीं किया था। वो चाहते थे कि पहले वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए, फिर धूमधाम से रिसेप्शन देकर सबको हैरान कर देते हैं। रात खावर साहब के सोने के बाद वो लाइट्स ऑफ करती बाहर निकली। अरमान अभी तक ऑफिस से नहीं लौटा था। मोबाइल पर वक्त देती अपने रूम की जाने बढ़ गई। जब कोई गार्ड लगाए उसे देख रहा था। अभी उसे सोए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरवाजा खुलने की आवाज आई और एक हेवला अंदर दाखिल हुआ। जाविया की कुछ देर पहले की आंख लगी थी कि उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके चेहरा अपनी उंगलियों से छू रहा है। उसकी आंख खुली तो साद को खुद पे झुके पाया और करंट खाकर पीछे हटी। साद यकटक उसे देखे जा रहा था। तुम यहाँ कैसे अंदर आए? वो कभी दरवाजा लॉक करके नहीं देखती। उसका अपना चेहरा किसी की जुर्रत न कर पाया था कि जाविया के कमरे में बगैर इजाजत जाता। बहुत खूबसूरत हो तुम यार, पूरा पैकेज हूं, सर से लेकर पैर तक मक्खन मलाई, थोड़ा सा अपना दीदार करवा दो। तुमने तो एक नजर ही तरपा के रख दिया मुझे, तुम्हारे हुस्न का दीवाना हो गया हूं मैं। वो बेतकान बोले जा रहा था। तब तक जाविया अपने हवास पर काबू पा चुकी थी। बिस्तर से उठते उसके पास जाते एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर दे मारा। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तमाचा था जो साद को पड़ा था। साद ने हैरानी से उसे देखा। इससे पहले कि मैं इस घर से धक्के देकर तुम्हें बाहर निकालूं, आउट। वो चिल्लाई तो साद अपने चेहरे पर हाथ रखे उसे गूंजने लगा। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, उसे धमकी देता बाहर निकल गया। जबकि जाविया आंखों में आंसू लिए वहीं बैठी रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई गैर महरम यूं उसके घर में आकर उसके कमरे में घुस के उसे हरास करेगा। अभी वो आंसू पोंछती उठी ही थी कि दरवाजा दहाड़ की आवाज से खुला और अरमान गुस्से से अंदर दाखिल हुआ। जाविया उन्हीं कदमों पे थम गई। क्या कर रहा था वो यहाँ रात का इस पहर? अरमान का अंदाजा बता रहा था। उसने साद को जाविया के कमरे से निकलते देख लिया और उस पर शक कर रहा है, जो जाविया को बुरी तरह था। तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाले? गलत वक्त पर गलत डायलॉग मारते हो। जाविया ने अरमान के गुस्से को शायद हवा दी थी। वो आगे बढ़ता उससे दोनों बाजू से पकड़ता दीवार के साथ लगा गया। जाविया का दिल उछलकर हलक में आया और इस वक्त अरमान की आंखें आग बगोला थी।
उसकी तपिश जाविया को अपने वजूद में जलसती हुई महसूस हो रही थी। तुम बोल रही हो, तुम्हें याद करवा देता हूँ, मेरे निकाह में हो तुम। बोलते हुए उसकी गर्म सांसों ने जाविया के चेहरे को पल में सद कर दिया। निकाह का मतलब ये नहीं कि मेरे सर पर चढ़ के नाचने लगो और मेरे किरदार पर शक करो। शक होता तो इस वक्त तुम जिंदा ना होती। उसकी बात काटा दीवार पर मुक्का मारते हुए बोला कि जाविया एक पल को लड़ गई। वो नर्म नाजुक सी लड़की अपने बॉडी बिल्डर वजूद को अपने हाथों से हिला भी नहीं पा सकती थी। गजा के धक्के देकर कमरे से निकाल देती। मेरा सवाल अब भी नहीं है, क्यों आया था वो यहाँ? उसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि वो आधी रात को तुम्हारे रूम में आया? उसका अंदाज जाविया को आग लगा गया। मुझे नहीं पता, जाके उसी से पूछ लो। सो रही थी मैं जब वो कमरे में अंदर दाखिल हुआ। न जाने वो सफाई देगी। उसका लहजा दर्द से भरा हुआ था। अपने किरदार की सफाई देना कितना मुश्किल होता है, उसे आज समझ आया था। उसकी बात पर अरमान दांत पे दांत जमाए पीछे हटा। दरवाजा लॉक लगाकर सोया करो। उससे तनबिया करते उन्हीं कदमों से पलटा। ये मेरा घर है और यहाँ मुझे कैसे रहना तुमसे या किसी से सीखने की जरूरत नहीं। और तुम उसके सामने आन खड़ी हो, मुझ पे डोब जमाने की जरूरत नहीं और ना ही मेरी फिक्र करने का ये ड्रामा करो। जाविया को अपनी हिफाजत करना खूब आता है, समझे तुम? अरमान ने एक नजर उसे देखा और खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ता बाहर निकल गया। उसके जाते ही जाविया ने फौरन दरवाजे को लॉक लगाया। आंसू खुद ब खुद गालों की जीनत बन गए। दुबई जाने की सारी तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी, मगर खावर साहब को अकेला छोड़कर जाने का उसका दिल नहीं चाह रहा था। फूफू यही थी जबकि साद अचानक से वापस आ चुका था। किसी को पता भी ना लगने दिया कि वो खुद वापस गया या इसे वापस भिजवाया गया। पूरी इज्जत और एहतराम के साथ जहाज में बैठे उसने एक निगाह बाहर देखा और फिर बेख्तियार सामने बैठे अरमान की जाने जो कानों में एयरबड्स लगाए। अब पुरसुकून होता अपनी आंखें मिल चुका था। जाविया ने सर नफी में हिलाया और सीट की पुष्ट से सर टिकाए आंखें मूंद ली। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई और उसका सर ढलक के अरमान के कंधे पर जा टका। अरमान ने धीरे से आंखें खोली, गर्दन मोड़कर उसे देखा जो मजे से नींद में डूबी उसके कंधे को तकिया समझे सो रही थी। अरमान ने बहुत एहतियात से उसका सर वापस सीट पर टिकाया, लेकिन फिर उसके कंधे पर रखे। अरमान ने लब भींच कर उसे देखा और सर झटकता और सीधा हो बैठा। अब उसकी नींद के ख्याल से वो हिल भी नहीं रहा था। धीरे धीरे उसके चेहरे के नैन नक्श को देखता उसमें खोने लगा। अल्लाह ने कितनी फुर्सत से इसको बनाया था। वो ठंडी आग बढ़ के रह गया। जितनी खूबसूरत वो थी, जुबान उतनी ही थरकी थी। उसकी जुबान के जौहर सबसे ज्यादा अरमान ने ही देखे थे। पिछले 8 साल से वो एक घर में रह रहे थे। उसकी मम्मा और जाविया के बाबा की शादी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे को कॉलेज की जमाने से पसंद करते थे, लेकिन वक्त और हालात ने दोनों को जुदा कर दिया और उनकी शादी घर वालों की मर्जी से हो गई। इन दोनों की शरीके हयात की डेथ हुई। अरसा बाद मिले तो खावर साहब ने उनसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की। अरमान की वालदा ने इनकार कर दिया। इस वक्त अरमान 18 साल का था। उसने देखा कि बाप की जाने के बाद वो कैसे माँ ने उसे अकेले पाला था। वो माँ के लिए बहुत अफसोसा था और खावर साहब को एक अच्छे और मुखलिस इंसान लगे, जिन्होंने पूरा 1 साल इंतजार किया और बलाखिर अरमान ने माँ की खुशी देने का फैसला किया। रुखसाना बेगम ने खावर साहब से शादी कर ली और उनकी एक बेटी थी जिनकी उम्र 11 साल थी और वो जानती थी कि इसके बाप की जिंदगी में आने वाली औरत इसके बाबा की बीवी तो थी पर उसकी सतीली माँ थी। अपने दोस्तों के स्कूल से फ्रेंड्स फिर कॉलेज सभी इसे सतीली माँ का ऐसा नक्शा खींचा कि रुखसाना बेगम से नफरत करने लगी। उनकी शख्सियत खराब होने लगी। वो जितना उससे प्यार करते उसके करीब आने की कोशिश करती वो उतना ही उनसे बदजन होती जा रही और वो कभी कभार बदतमीजी पे भी उतर आती थी जो अरमान को सख्त नागवार गुजरता। वो लगे हाथों उसे भी ताने देती कि उसकी बाप के टुकड़ों पे पल रहा है। हर बार उसके ये अल्फाज अरमान का दिल चीर देते और वो खावर साहब के लिए मुखलिसी के आगे हार चुका था। इसी वजह से हर मुमकिन कोशिश करता कि उससे कलाम कम करे और फिर 2 साल पहले ही रुखसाना बेगम की सीढ़ियों से गिर के अचानक डेथ हो गई। ना अरमान को यकीन आया ना खावर साहब को। अभी तो इनकी जिंदगी में बहार बनकर आई थी, जीना चाहती थी, लेकिन मौत का फरिश्ता दस्तक दिख चुका था। खावर साहब बुरी तरह टूट गए। उस दिन अरमान ने उन्हें संभाला और खावर साहब ने उससे वादा किया कि वो कभी इन्हें छोड़कर नहीं जाएगा। इस वादे का पास वो आज भी रखे हुए था जो 2 साल पहले माँ की डेथ पे कर चुका था। जहाज लैंडिंग पे वो दुबई पहुंच चुके थे। जबकि जाविया अभी गहरी नींद में थी कि तभी जहाज ने एक जोरदार झटका खाया। बेख्तियार अरमान ने उसके सीने के आगे बाजू रखे और उसे बचाया, जबकि वो नींद में झूलती हुई फौरन जाग गई। जहाज को अभी भी झटके लग रहे थे, सीटें भी थरथरा उठी। अरमान ने तो सीट बेल्ट बांधी हुई थी, लेकिन जाविया ने सोने से पहले उलझन की वजह से उतार दी थी और वो सिर्फ अरमान के सहारे ही बैठी थी। ओ मम्मा, वो घबरा गई क्योंकि जहाज मुसलसल हिचकोले ले रहा था। एयर होस्टेस सबको सुकून इत्मीनान से बार बार बैठने का बोल रही थी।
लेकिन शोर शराबा बुलंद हुआ। कुछ लोग तो ऊंची आवाज में कलमा पढ़ने लगे। जाविया को लगा कि उसका आखिरी वक्त आ गया। वो अरमान को बाजू से थाम गई और आंखें नीचे दुरूद पाक का वर्त करने लगी। उसकी लापरवाही पर अरमान को अच्छा खासा गुस्सा आया। अरमान जानता था कि जाविया को यूं नहीं संभाल सकता था, तो जाविया को खींचकर अपनी गोद में कर गया। वो उसकी गोद में आते उसके साथ चिपक गई। अरमान उसकी यूं अपने सीने से चिपकना महसूस करता, अपने दिल की धड़कन को बागी होता महसूस कर रहा था। उससे नफरत करती थी और ये एहसास हर एहसास में भारी था। कुछ ही देर बाद जहाज ने जमीन पर सेफली लैंड किया तो जोरदार झटका लगा। जाविया की चीख बुलंद हुई। रिलैक्स जावी, इसको मुकम्मल तौर पर हिसार में लिए हुए था, क्योंकि वो मजीद उसमें छुपी जा रही थी। जहाज के रुकते ही सबने शुक्र का कलमा पड़ा। अरमान ने गहरा सांस भरते सीट के साथ टेक लगाई तो अपनी बीवी को देखने लगा। पूरी ड्रामा क्वीन हो, उसे चीरते हुए बोला, जब उसके मजबूत हिसार में जाविया की कमर के गिर्द थे। हाँ, तुम तो बड़े तीसवार खान हो, यह मौत का डर नहीं है। वो यूं ही उसकी गोद में बैठे उसके दिल के मुकाम को फिंगर से छू गई। जबकि जिंदगी असार में हो तो डर किस बात का। बेख्तियारी अरमान के लबों से निकला तो जाविया गंग सी उसे देखती चली गई। उसे उसकी सीट पर बिठाता उससे गले वालों में हाथ फेरने लगा। जाविया भी खुद को कंपोज करती रुख फेर की। वो दुबई में अक्सर आता जाता रहता था और जब भी आता दुबई के अरमानी होटल में स्टे होता था, और आज वो जाविया के साथ नहीं आया था। तुमने एक रूम बुक कराया? जाविया को तब चढ़े। लिफ्ट की जानिब बढ़ते और सर्द लहजे में इस्तफार करने लगी। तो एक ही रूम बुक था, बदले में वो भी घूरी से नवाज गया। मैं तुम्हारे साथ एक रूम में नहीं रह सकती, दो गया अलग रूम में रहोगी। उसकी तरफ बढ़ता उसे दीवार के अंदर समाने पर मजबूर कर गया। दूर हटो। उसने पूरा जोर लगाते उसे पड़ा करना चाहा, लेकिन उसका कसरती वर्जिशी जिस्म छोटी सी लड़की के कहाँ हटा सकती थी। उफ, क्या खाते हो, पूरे संडे हो। वो दबा दबा कर गहरी सांस भरते खफकी से बोली, जिस दिन तुमसे अपना हक वसूल करूंगा उस दिन ये सवाल करना। उससे एक आई विंक करता पीछे हटा। लिफ्ट का दरवाजा खुल चुका था। वो बाहर निकला जबकि जाविया वहीं खड़ी रह गई। आ जाओ या करेन मंगवाओ। पहली बार उसके साथ न्यू फ्रैंक हो रहा था जो जाविया को हजम नहीं हो रहा था। सर झटकती वो बाहर निकली। देखो, शराफत से रहना। अरमान शराजी, मेरे साथ फ्लर्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। दिल उसका स्पीडों से दरक रहा था, लेकिन उसे भी तो जवाब देना था। ओके, और कोई हुक्म? वो कार्ड स्वाइप करता दरवाजा खुले रूम के अंदर दाखिल हुआ। वो भी उसके पीछे ही दाखिल हुई, लेकिन इस बार पूरे एतमाद से। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने का ऑर्डर। मुझे भूख नहीं, और रूखे अंदाज में जवाब देती सोफे की जानिब बढ़ गई और खाबिर साहब को कॉल मिलाने लगी। अब उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करता बाथरूम में घुस गया। शावर लेता वो बाथरूम पहने बाहर निकला और बैग से अपना ड्रेस निकालने लगा। वो कॉल बंद करती उसकी जानिब देखती, एक पल को ठहर सी गई। उसे यूं फर्स्ट टाइम पैंट शर्ट के अलावा देखती अपनी शरीरों में बहती खून को स्पीड से दौड़ता महसूस करने लगी। जबकि वो लापरवाही से अपना ड्रेस लेता ड्रेसिंग रूम में घुस गया। जाविया ने अपने माथे पर आए पसीने के नन्हे कतरों को साफ किया और अपने खुश्क होते लोगों से बेजुबान फेरी। फंक्शन आज रात का था, जिसमें बहुत सारे बिजनेसमैन शरीक हो रहे थे। वो बिल्कुल रेडी थी, व्हाइट शर्ट और ब्लैक स्कर्ट पहने मुकम्मल तौर पर खुद को ढांपे हुए थी। स्कार्फ उसके गले में था, लेकिन अरमान को पहली बार उसकी ड्रेसिंग बुरी लगी। शायद उसके अंदर भी शौहर वाला जुनून जागने लगा कि उसकी बीवी ने उसके अलावा कोई और देखे। चेंज करो, उस सर्द लहजे में बोलता खुद को आईने में एक नजर देखता हुआ बोला। क्या मतलब? वो तरखी, मतलब चेंज योर ड्रेस। उसकी जानिब मुड़ता उसे सरता पैर देखता सर्द लहजे में बोला, क्यों करूं चेंज? मुझ पे रोब मत जमाओ। और ड्रेसिंग मैंने कोई फर्स्ट टाइम नहीं की जो तुम इतना एक बार की कही बात समझ नहीं आती। उसकी बात काटता दहाड़ते हुए बोला कि उस सहम कर 2 कदम पीछे हटी। उसकी लाल आंखों से पहली बार जाविया को डर लगा, शायद इस रिश्ते से जो इन दोनों के दरमियान था। गो एंड चेंज। वो फिर से सख्ती से बोला, मेरे पास और ड्रेस नहीं है। वो भी अब की बार तमीज से जवाब देती रुख फेर की, जो पहन के आई थी वही पहन लो, और वो फंक्शन में पहन के जाने वाला नहीं है। उजत हुई। तरमान ने लब नीचे, स्कार्फ खोल के लो, ऐसे क्या प्रॉब्लम है? इतना अच्छा तो लग रहा है। वो एहतजाज कर गई, अच्छा क्यों लग रहा है जैसे जानवर के गले में पट्टा बांधा हो। अरमान, अब तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। उसकी जानिब गुस्से से 2 कदम बढ़ती उसको उंगली उठाए बॉन्ड कर गई। जितना कहा है उतना करो। उसका नया ऑर्डर सुनती वो अंदर इंदर बेचोताब खाती। अब अपना स्कार्फ देखती उसे गले से निकालती खोल के लेने लगी। तुम गलत कर रहे हो, मुझ पे शौहरों वाला रोब मत जमाओ। उसकी बात मानने के बावजूद उसे सुनाना अपना फर्ज समझ रही थी कि अगले ही लम्हे अरमान ने उसकी कमर में हाथ डाले अपनी जानिब खींचा। वो सीधा उसके सीने से आन लगी। धड़कनों के तसादुम ने एक अलग सी कैफियत जिस्म में भर दी। अभी तक मैंने शौहरों वाला कोई काम नहीं किया है। जिस दिन शौहर बन गया ना, उस दिन तुम बीवी बन के तुम्हें अच्छी तरह समझाऊंगा।
ارمان شرازی کون ہے؟ اس کی کمر پر گرفت سخت کرتا ایک دم چھوڑ گیا، جبکہ وہ دانت پیستی رہ گئی۔ جی تو چاہا ابھی کھڑی کھڑی سنا دے، اور اس وقت وہ اس کے ساتھ دبئی میں اکیلی اس کے رحم و کرم پر تھی، تو فی الحال اس سے کوئی پنگا نہیں لینا چاہتی تھی۔ سارے بدلے اس نے واپسی کے لیے سوچ کے رکھے تھے۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی، فورن ڈیلیگیشن سے ملاقات ہوئی، پروجیکٹ پر بات ہوئی، نئی ڈیل سائن ہوتے جشن بھی منایا گیا۔ وہ لیڈیز کارنر کی جانب بڑھ گئی اور کولڈ ڈرنک کے گلاس کو منہ سے لگایا، اور اسے ٹیسٹ تھوڑا سا عجیب سا لگا، اور اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ وہ بنا ٹیسٹ کی پرواہ کیے ایک ہی سانس میں سارا پی گئی، اور اگلی لمحے اسے پورا ہال گھومتا ہوا دکھائی دیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا زلزلہ ہے؟ ساتھ بیٹھی لڑکی سے پوچھا۔ ایکسکیوز می؟ وہ زیادہ کو جھولتے دیکھ اس کے پاس سے اڑ گئی۔ کیا میں نے اسے گالی نکالی؟ جی اٹھ کر باقی وہ ہم کلہمی میں بولی۔ اس کو یوں جھولنا دیکھنا ارمان سکتے میں آیا، اور لمحے تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی جانی پڑا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیوں لڑکھڑا رہی ہو؟ اسے بازو سے تھامے قریب کرتا گھرایا، اسے سر اٹھا کر دیکھا اور گہری مسکان پاس کی۔ مسٹر ارمان شرازی، یو آر لوکنگ سو سیکسی۔ اس کی گال کھینچ گئی، اور اس کے الفاظ، اس کا انداز دیکھتا وہیں ارمان کو احساس ہوا کہ جس نے وہ ڈرنک پی تھی، اور وہ اس کی بیوی اپنے حواس میں نہیں تھی۔ اور سب سے ایکسکیوز کرتا اسے لیے باہر آیا اور گاڑی کی جانب بڑھا۔ گاڑی کو پارک سے نکالتا اسے لیے ہوٹل کی جانب گامزن تھا۔ اے ہینڈسم ارمان شرازی، کیوں تم باؤ کھاتے ہو؟ وہ اسی قریب آتے ہوئے ایک ہاتھ اس کے اوپر رکھے بولی۔ ارمان نے اسے کوڑی سے نوازتے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکا، تو پھر سے رکھ گئی۔ ارمان نے پھر سر جھٹکا، اور پھر ہنستے ہوئے رکھ گئی۔ ارمان نے اس بار سر نفی میں جھٹکتے ونڈو اسکرین پر نگاہ جمائی، تو آگے ہوتے اب کی بار اس کی شرٹ کے اوپری بٹن کو کھولنے لگی۔ تم ہوش میں نہیں ہو زاویہ، پیچھے ہو کے بیٹھو۔ اسے گاڑی میں چلاتے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اور کیسے مرد ہو تو؟ کہ تمہارے سینے میں دل نہیں؟ مجھے تو لگتا ہے تم دل کی جگہ پتھر لے کر پھرتے ہو۔ اس کی کان میں سرگوشی کرتی اس کے لوگوں کو کاٹ کے ارمان نے کان پہ ہاتھ رکھے اسے دانت پیستے ہوئے دیکھا۔ اس کا کان اچھا خاصا زخمی ہو گیا تھا۔ اب کی بار وہ پیچھے ہو کر اس کی جانب رخ کرتے بیٹھ گئی اور میٹھی نظروں سے دیکھنے لگی۔ دور ہم سے جاؤ گے کیسے؟ دل سے ہمیں بلاؤ گے کیسے؟ ہم تو وہ خوشبو ہے جو تمہاری سانسوں میں بس جائے، بلا خود کی سانسوں کو رک پاؤ گے کیسے؟ وہ اسی ادا سے شیر بڑھتی اس کے ارمان کے گلے میں گرتی ابر کی مادوری۔ وہ ہوٹل کی پارکنگ میں پہنچ چکے تھے۔ ہوٹل کے اندر داخل ہوتے سے لیے وہ جس قدر مشکل سے لفٹ کی جانب بڑھا وہی جانتا تھا۔ شکر تھا کہ لفٹ میں کوئی اور نہیں تھا۔ اس کی کلائی سختی سے تھامے کمرے میں داخل ہوا اور گول گول گھومتی ہوئی مسکرائے چلی جا رہی تھی۔ ارمان نے غصے سے اپنے شرٹ کے بٹن کھولے اور اس کا خون کھول رہا تھا۔ یہ لڑکی اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی تھی؟ کچھ بھی پکڑا دیا کسی نے اور اس نے پی لیا، حد ہے۔ اپنی شرٹ کو اتارنے لگا کہ زاویہ نے اس کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے اپنی جانب کھینچا اور بامشکل خود کو اس پہ گرنے سے بچا سکا تھا۔ تم قریب نہیں آتے نا میرے، اس سے نفرت کرتے ہو نا؟ اس کی آنکھوں میں نمی سی ابھرنے لگی جبکہ چہرے پر اب بھی مسکان تھی۔ تم مجھے گندی لڑکی سمجھتے ہو نا؟ اب کی بار دکھی نظروں سے دیکھا۔ ارمان نے سر نفی میں ہلایا، اس کے چہرے پر دکھ کی لہر دیکھ سکتا تھا۔ میں تمہاری نظر میں بری ہوں، تبھی تو پاس نہیں آتے، ورنہ اتنی خوبصورت بیوی کیوں ہوتے تم اتنی دور کیسے رہ سکتے ہو؟ اس کی بات ہے پر وہ اپنا نچلا لب کچل گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، ابھی ہوش میں نہیں ہو تم زاوی، ابھی تو ہوش میں آئی ہوں میں۔ ارمان، ہمیشہ تم نے مجھے دکھ دیا ہے، پہلے دن آتا ہی بابا کو مجھ سے چھین لیا۔ میں جو اکیلی ان کے پیار کی حقدار تھی، انہوں نے تم پہ محبتیں نچھاور کرنا شروع کر دی۔ مجھے نہیں اچھا لگتا تھا، مجھے سب سے زیادہ امپورٹنس چاہیے تھی، تم نے چھین لی۔ تم مجھے اچھے لگتے تھے اور جو تمہاری وجہ سے میں نے کھویا۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا میں تمہیں شوٹ کر دوں۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کو خود پر گرائے انداز میں بولتے ہوئے بولی، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اور خود کو گرنے سے بچا پایا۔ آج پہلی بار وہ اظہار کر رہی تھی کہ اسے اچھا لگتا ہے۔ ایک خوبصورت احساس نے ارمان کی دل کا احاطہ کیا، اور شوٹ بھی نہیں کر سکتی اس دل میں رہنے لگے ہو تو۔ وہ اپنے دل پر اس کا ہاتھ رکھے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ ارمان کی دل کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہوئی، پر تمہیں کبھی دکھائی نہیں دیا۔ پہلے بات اور تھی نا، پر اب تو بیوی ہوں، اب بھی میرے پاس نہیں آتے۔ سچ بتانا، کیا کوئی مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ تمہارے دل میں نہیں کرتا بیوی کے پاس آنے کا؟ تمہارے اندر مردانہ جذبات کی کمی ہے کہ میری ذات تمہیں اٹریکٹ ہی نہیں کرتی۔ اتنی خوبصورت ہوں میں، جوان ہوں، پر تمہیں کیا پتا میری خوبصورتی تم نے دیکھی کب ہے؟ ٹھہرو ابھی دکھا دی۔ اور اپنی شرٹ کے بٹن دھونے لگی۔ کیا ہو گیا زاوی، پاگل ہو گئی ہوں؟ ابھی تم ہوش میں نہیں ہو، جب ہوش میں آؤ گی ہر بات کا الزام مجھے دو گی۔ نہیں دوں گی پاگل، کہتے ہی وہ آگے ہوتے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گئی
और उसके होंठों पर आंखें बंद किए पूरी तरह तशद्दुद डालने लगी। अरमान ने उसे कोई रिस्पॉन्स ना दिया तो उसके अंदर की तलक जाग गई थी। उसकी दुखती रग को छेड़ते अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार गई थी। जब थक गई तो गर्दन पीछे गिरा गई। अरमान ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बाथरूम की तरफ जाते शॉवर के नीचे खड़ा किया। वो बुरी तरह भीगते उसके सीने से जा लगी। अरमान ने अपनी शर्ट उतारता दूर उछाल गया और इसे दीवार के साथ पिन के उसकी दोनों कलाइयों को ग्लास वाल के साथ पिन करता शिद्दत से उसके लबों पर झुकता अपनी मनमानियां करने लगा। इस बार उसने जाविया को संभलने का मौका न दिया और उसकी सारी सांसें चुराता उसे पल में बेबस कर गया। बहुत शौक है ना तुम्हें मर्दाना जज्बात देखने का, इतनी शिद्दत से आज तुम पर बरसाऊंगा कि महसूस करके जान जाओगी। उसे बाहर लाता बिस्तर पर गिराता वार्म लाइट्स को ऑफ कर गया। और मान मैं मजाक कर रही थी। अभी उसके अल्फाज मुंह में ही थे कि उसकी सांसों में अपनी सांसें घूमने लगा। पल भर का खेल था। दोनों एक दूसरे की रग रग में जुनून भरकर दौड़ने लगे। दोनों एक दूसरे की तलब के असीर हुए थे। आज उनकी वापसी की फ्लाइट थी। अरमान का चेहरा तो शाश विशाल था, तबकि जाविया उससे नजरें चुरा रही थी। सुबह उठते वही हुआ जिसका डर था। उसे सारा इल्जाम अरमान पर लगा दिया और अरमान ने भी से खूब दो धोखे लगाए कि नजरें न उठा सके। और जो सबूत उसने दिए, जाविया के कानों में से धुआं निकलने लगा। मैं सोच रहा हूँ कि जाते ही रिसेप्शन करेंगे, अचानक वो बोला तो जाविया ने माथे पर बल डाले और उसे घूरा। ऐसे क्या देख रही हो, अब तो वलीमा हलाल हो गया। उसे एक आंख विंग करता हुआ बोला, बदतमीज बेशरम। मैं सोच रहा हूँ बाबा से क्या तुम ये सब बाबा से कहने वाले हो? वो घबरा के उसकी जानिब देखने लगी। उसके चेहरे पर खिले रंग को देख अरमान ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। मैं इतना भी बड़ा पागल नहीं कि हमारे बीच की बातें यूं नशर कर दूं। वो जरा सा आगे को झुकता उसके माथे पर मोहब्बत की पहली महर सब्त कर गया। जाविया का तो दिल उछल के हलक में आया। डू यू लव मी? अचानक जाविया के लबों से फिसला तो एक पल को अरमान ने उसकी जानिब गहरी नजरों से देखा। रात को इस कदर प्यार किया, फिर पूछ रही हो क्या कोई कमी रह गई थी? बता दो, आज रात फिर पूरी करते हैं। कितने बेशरम हो तुम। उसके लबों पर हाथ रखे उसे चुप करवाना चाह रही थी। और तुम हॉट, मुझे नहीं पता था मेरी बीवी इतनी खूबसूरती अपने अंदर छुपा के बैठी है। अरमान, उजत हुई। यार तुम तो पूरी की पूरी बदल गई हो, वो भी एक रात में। तुम तो शर्माने भी लगी हो, पहले तो इतना लड़ती थी। और मुस्कुराते हुए बोला, तो अपना नहीं पता, हर वक्त मुझे घूरते हैं। माथे पर बल डाले हुए बोली, अरे वो तो गहरी निगाहों के तीर होते हैं। और सीट की पुष्ट पर सर टिकाए उसकी जानिब गर्दन मोड़ते मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए बोला, क्या आंखों में कोई एक्सरे मशीन थी? वो पलके चिपका कर बोली, रात को एक्सरे भी कर चुका हूं और ऑपरेशन भी। अब कुछ मजीद अनाउंसमेंट हो रही थी। दोनों चौंकना हुए। खवातीनों से रात अस्सलाम वालेकुम। हम आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रिया की परवाज पाकिस्तान के शहर कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंड कर चुकी है। हम आपके इस सफर के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का इंतखाब करने पर तहे दिल से मशकूर है। बराए करम अपनी नशिस्त पर तशरीफ रखें और सीट बेल्ट बांधे रखें जब तक जहाज को मुकम्मल तौर पर रुक ना जाए और सीट बेल्ट का निशान बंद हो जाए। अपना सामान एहतियात से संभालें और जहाज से उतरते वक्त अमले की हिदायत पर अमल करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपका सफर खुशगवार होगा। शुक्रिया। सीट बेल्ट बांधनी है या फिर मेरी गीत गोद में आना है? उसे तंग करता हो बोला तो उसे खफकी से देखती सीट बेल्ट बांधने लगी। अरमान ने उसका हाथ अपने मजबूत हाथ में लिया। दोनों एक दूसरे को देखते आसूदगी से मुस्कुराए। दोनों ही जिंदगी की पुरानी तलखियों को बुलाकर एक नई जिंदगी का आगाज कर चुके थे, सच्चे दिल और सच्चे जज्बात के साथ।